हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फैंटेस्टिक। 11th की सीरीज में टुडे वी आर विद द सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एसेट्स के कितने टाइप हुए। उसमें करंट एसेट्स हुई, फिक्स्ड एसेट्स हुई, जिसे हम नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। थर्ड हमने बात करी थी फिक्टिशियस एसेट्स की, ठीक है बात। और हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन के ऊपर कमांड बनाई थी कि अकाउंट की जो डेफिनेशन होती है वो रिकॉर्डिंग का क्या मतलब हुआ, है ना, क्लासीफाई का क्या मतलब हुआ, समराइजिंग का क्या मतलब हुआ, ये सब बातें हमने करी थी। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लाइबिलिटीज। तो एक बेसिक टर्म हमारा लाइबिलिटीज है। तो बच्चों, जो बेसिक टर्म अकाउंटिंग की रहती है ना, उन पर आपको कमांड बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों? जैसे ही आप न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर भागेंगे या उनके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम एक चैप्टर उठाएं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे उस चैप्टर को। उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो उस इक्वेशन में हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि एसेट्स और लाइबिलिटी में क्या डिफरेंट हुआ, कौन एसेट्स हुई, कौन लाइबिलिटीज हुई, क्या ड्रॉइंग हुई और क्या आपकी कैपिटल हुई। तो ये बेसिक टर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में जितने भी बेसिक टर्म हैं, सारे तो नहीं, जितने हमारे इंपॉर्टेंट हैं उन्हें आज हम खत्म करेंगे। एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और आप जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर मेहनत करिए, ठीक है बात। चैनल के जो जो डिस्क्रिप्शन है चैनल का, उसमें हमने लिंक एक डाला हुआ है, वो टेलीग्राम का चैनल है। तो प्लीज़ उस लिंक पे जाके टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करिएगा। इन दैट चैनल आई सेंड द नोट्स, जो हैंड रिटन नोट रहेंगे वो वहाँ पर आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। बट अभी तो नहीं, कुछ टाइम बाद आपको वो, जब जैसे ही कुछ लोग मेजोरिटी में हमें ज्वाइन करते हैं तो फिर हम लोग नोट्स डालने का काम शुरू करेंगे। तो चलिए, आज की अगर वीडियो की बात करें तो वो लाइबिलिटीज के ऊपर रहने वाली है बेसिकली। तो जो बेसिक टर्म्स कुछ और हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे उस क्वेश्चन को करने में, जो मैंने बताया कि भाई फर्स्ट चैप्टर हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन रहेगा, उस चैप्टर के लिए वो इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला ऐड हमने स्टार्ट किया। अगर हम बात करें कि वर्ड आएगा हमारे पास लाइबिलिटीज, ठीक है बात। तो लाइबिलिटीज की अगर बात करें तो लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट हुआ, लाइबिलिटी होती क्या है। पहले तो बात करें कि लाइबिलिटी है क्या। तो दिस इज द इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस ऑफ द फर्म, ठीक है, लिख लीजिएगा। दिस इज द इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म। इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन से क्या मतलब हुआ? सपोज करें, अगर हमने सपोज हम अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ हम लोग की रहती है, हम कहीं मार्केट में गए और मार्केट में हमने सामान कुछ लिया सामने वाले से और वो लिया उधार में है, ठीक है। तो वो उधार पे जो सामान लिया, सपोज करो मैंने 10,000 का सामान आप किसी दुकानदार से या किसी शॉपकीपर से उधार लिया। अब अगर जो 10,000 का सामान उधार लिया हुआ है, ये 10,000 मुझे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों देना पड़ेगा। तो ये जो पैसा मुझे 10,000 पर देना है, ये पैसा जहां पर इन्वॉल्व है वो आपकी इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस रहती हैं। तो वो ऑब्लिगेशंस हैं आपकी, देनदारियां हैं आपकी, जो आपने सामने वाले को चुकाना है और देना है। ऐसे ही है, मान लिया हमने बैंक से 1 लाख का लोन लिया हुआ है। अब जो बैंक से हमने 1 लाख का लोन ले रखा है, वो लोन कभी ना कभी तो चुकाना पड़ेगा आपको। अगर वो चुकाना पड़ेगा 1 लाख रुपए, तो ये 1 लाख रुपए जो पैसे के टर्म में है, मैंने बात करी थी कि अकाउंटिंग का बेसिकली टर्म्स हुआ, पूरा कनेक्शन अकाउंटिंग का पैसे से हुआ। तो जहां पैसा इन्वॉल्व नहीं, वो चीज हमारे किसी काम की नहीं। तो जो जहां पैसा इन्वॉल्व होगा वो चीज हमारे काम की रहेगी। तो अगर बात करें तो ये 1 लाख रुपए सामने वाले का अगर देना है बैंक का, तो इट मीन्स कि ये 1 लाख रुपए आपका इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस हुआ। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस। तो ये हमारी इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस रहेंगी। तो मैंने कहा कि लाइबिलिटीज का क्या मतलब हुआ। तो लाइबिलिटीज का मतलब हुआ, दीज आर दी इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म। फर्म की इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस होती हैं। अब बात करें कितने टाइप की लाइबिलिटीज होती हैं, तो सेम कंडीशन है जैसे एसेट्स की कंडीशन थी, वैसे ही लाइबिलिटी की कंडीशन रहती है। ये भी आपके 3 टाइप की होती हैं। द फर्स्ट वन इज करेंट, इसका नाम है करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये करेंट लाइबिलिटी हुई। एक आपकी फिक्स्ड हुई, ठीक है, इसका नाम फिक्स्ड लाइबिलिटी हुआ। तो फिक्स्ड लाइबिलिटीज या लाइबिलिटी व्हाटएवर, इसका एक और नाम हुआ विच इज नॉन करेंट। इसका एक नाम हमने और रखा हुआ है, इसका नाम एक है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज हैं वो फिक्स्ड है, यानी जो करंट नहीं है वो नॉन करंट है इसका मतलब, और जो नॉन करंट है वो फिक्स्ड है। एक और हमारी लाइबिलिटी आती है विच इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस, सॉरी, लाइबिलिटी इट इज नॉट एसेट्स, लाइबिलिटीज, ठीक है बात। देखिए, अब एक हुई करंट लाइबिलिटी, एक हुई फिक्स्ड लाइबिलिटीज विच इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटी, एक आपकी होती है फिक्टिशियस लाइबिलिटीज।
क्या इनमें फर्क हुआ, कैसे पहचाने कि ये कौन करंट, कौन फिक्स्ड और कौन फिक्टिशियस। अगर हम बात करें, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चला, जो हमारा फाइनेंस का ईयर चलता है ना, फाइनेंशियल ईयर चला हम लोगों का, अगर अकाउंटिंग में हम बात करें बेसिकली फाइनेंशियल ईयर के ऊपर हम बात करते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर हमारा चला फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है बात, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। दिस इज अवर फाइनेंशियल ईयर, दिस वन इज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ कंपनी, किसी भी कंपनी की। और इंडिया में बेसिकली जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। तो इस को बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। अब मैंने क्यों लिखा है, करंट लायबिलिटी की बात अगर हम करें तो इस टॉपिक को पता होना चाहिए हम लोग को कि भाई फाइनेंशियल ईयर होता कितना है और कितने साल का होता है। तो 1 साल का हमेशा फाइनेंशियल ईयर होता है। 1 साल में जितना आप काम करेंगे वो 31 मार्च को आपका सारा क्लोज हो जाएगा, सारी चीजों को आप समराइज करके प्रेजेंट कर देंगे। तो बात करी करंट लायबिलिटी की, भाई करंट लायबिलिटी है क्या। तो इसमें कहा गया है कि करंट लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, दोज लायबिलिटीज, है ना, वो लायबिलिटीज, दोज लायबिलिटीज विच आर पेएबल, जो आपको पे करनी है, जो पेएबल रहेंगी विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर। एफ आई लिख दे रहा हूं मैं, दैट इज फाइनेंशियल ईयर, है ना। तो जो लाइबिलिटीज आपको 1 साल के भीतर पे करनी है वो सारी आपकी करंट लाइबिलिटीज कहलाएंगी। आपकी इन द सेंस आपकी और हमारी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फर्म की। तो फर्म की जो लाइबिलिटीज रहेंगी वो लाइबिलिटीज होंगी जो 1 साल के भीतर आपको चुकानी है सामने वाले को। दैट विल बी कॉल्ड दोज लाइबिलिटीज विच आर पेएबल विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर आपने पे करनी है, या बोल लो कि दोज लाइबिलिटीज विच आर पेएबल विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको लाइबिलिटी पे करनी है तो वो आपकी करंट लाइबिलिटीज हुई। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इस लाइबिलिटीज के कुछ एग्जांपल्स हैं। द फर्स्ट एग्जांपल अबाउट द क्रेडिटर, एक वर्ड आएगा क्रेडिटर, ठीक है। दिस वन इज द क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या हुआ, क्रेडिटर की अगर हम डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो क्रेडिटर की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर कंपनी किसी सामने वाले बंदे से या किसी सामने वाली फर्म से, कोई कंपनी है, मान लिया एक कंपनी हमारे पास है, हम फॉर एग्जांपल लेते हैं एक एक्स लिमिटेड है और एक वाई लिमिटेड है ना। तो ये वाई लिमिटेड और एक्स लिमिटेड 2 कंपनीज हैं। तो ये कंपनी एक्स लिमिटेड क्या करती है, इस कंपनी का क्या काम है, ये कंपनी इस वाई लिमिटेड से कुछ मैन्युफैक्चरिंग का सामान उधार खरीदा करती है। पॉसिबल नहीं है ना हर वक्त सारा सामान नगद खरीदना, और बिजनेस आपका बेटा उधार पर ही मैक्सिमम चलता है, तो पैसा फंसाने वाली बात है। तो एक्स लिमिटेड ने क्या करा, वाई लिमिटेड से कुछ सामान उधार लिया। अब अगर उधार लिया है तो इस एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड को कुछ पैसा देना पड़ेगा। सपोज करो वाई लिमिटेड ने इसको एक सामान बेचा जो 1 लाख रुपए का था, हम एग्जाम्पल के तौर पर कर रहे हैं कि भाई वाई लिमिटेड ने इसको एक सामान बेचा उधार के तौर पर। अब वो उधार के तौर पर जो बेचा है सामान वो एक्स लिमिटेड ने खरीदा है, इसने बेचा है, इसने खरीदा है। अब अगर इस एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से 1 लाख का सामान उधार लिया है तो ये 1 लाख रुपए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों देना पड़ेगा। अब अगर देना पड़ेगा और पैसा इन्वॉल्व है, 1 लाख रुपया देना है, तो 1 लाख रुपया अगर देना है तो दैट विल बी द लायबिलिटी। ये आपकी लायबिलिटीज कहलाएंगी जो आपने सामने वाले का देना है। दैट इज, मैंने कहा था कि दोज थिंग्स विच आर योर इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस, जो आपकी इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस रहेंगी वो आपकी लायबिलिटीज रहेंगी। ठीक है बात इतनी। अब ये जो 1 लाख रुपए इसने देना है तो ये इसका इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन हुआ, और अगर इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन हुआ तो वो लायबिलिटी हुई। बट अब मेरा एक पेज फंसा कि भाई लायबिलिटी कौन सी, करंट की, फिक्स की, फिक्टिशियस। तो बेटा देखो, अगर ये एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से उधार सामान खरीदा है तो ये तो हुआ इसका क्रेडिटर, ठीक है। यानी जिन लोगों से हम सामान उधार लिया करते हैं वो हमारे कहलाते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर देखें तो क्या होगी, दोज कंपनीज फ्रॉम विच we took our assets or we took our goods in credit। उन कंपनी की अगर हम बात करें तो वो लोग, या हम ऐसे बोल रहे हैं कि those person from whom we purchase the goods in credit, जिनसे हम गुड्स क्रेडिट में खरीदा करते हैं वो हमारे क्रेडिटर कहलाएंगे। तो अगर क्रेडिटर कहलाएंगे तो देखो, अगर खरीदा तो वो क्रेडिटर हुआ, अगर आपने किसी से उधार में सामान लिया तो वो क्रेडिटर है आपका। बट ये जो क्रेडिटर है कितने साल तक रुकेगा भाई, अगर आपने उधार सामान ले रखा है सामने वाले से तो क्या करेगा कि चलो अच्छा तुम 10 साल में पैसा देना, या 20 साल में पैसा देना, या 5 साल में देना, 10 साल में, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं हुई। ये तो रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी हुई कि सामने वाला आपको बोल रहा है कि चलो जो पैसे बहुत लेट से देना, आराम से 2-3 साल में देना, ऐसा नहीं होता है। तो आपको सामने वाले से उधार लिया हुआ है तो आपको 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 महीने बोल रहा हूं मैं,
इन 3 महीने की 4 महीने के भीतर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अल्टीमेट लेवल पर हमको जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो 1 फाइनेंशियल ईयर में करनी पड़ेगी, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में पेमेंट करनी पड़ेगी। और जिन पेमेंट्स को हम इन दोनों के बीच में किया करते हैं उन्हें हम करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। आई होप समझ में आ गई होगी बात। तो इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल क्रेडिटर है। ऐसे ही एक बात करते हैं, एक और टर्म मुझे याद आ रहा है, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। एक वर्ड आएगा आपके पास, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ? देखो एक वर्ड और आया, बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए सपोज करिए आपके बैंक में 2 लाख रुपए आपने डिपॉजिट कर रखे हैं किसी कंपनी की, मतलब आपकी और मेरी जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं कंपनी की। तो 2 लाख रुपए किसी कंपनी ने फर्म के अंदर डिपॉजिट किए हुए हैं। ठीक है बात। अब अगर 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं कंपनी ने बैंक में, तो हो सकता है ना बैंक ने 2.5 लाख रुपए की पेमेंट वहां से निकाल ली। बैंक ने वहां से, मतलब बैंक में आपने 2 लाख रुपए रखे थे और कंपनी ने क्या करा, 2 लाख ना निकाल के 2.5 लाख निकाल दिए। मतलब आप 50,000 रुपए एक्स्ट्रा निकाल चुके हैं बैंक से। और ऐसी फैसिलिटी बैंक अपने जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें दिया करता है, वो हमको और आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज हमारा सेविंग अकाउंट रहता है। जब भी आप कभी एटीएम गए होंगे तो एटीएम में आपने जब अपना एटीएम डाला होगा, तो जो आपके पास जो कार्ड होता है वो आपने जब उसमें डाला होगा तो उसमें एक ऑप्शन आता है। उस ऑप्शन पे आप जैसे आप अपना पिन वहां पर डालते हैं तो वहां एक ऑप्शन 2 आपको मिलेंगे। एक मिलता है करंट अकाउंट का, एक मिलता है सेविंग अकाउंट का। तो हम सारे लोगों का सेविंग अकाउंट होता है, मतलब जिसमें पैसा सेव कर रहे हैं, एक लिमिटेड पैसा सेव करते हैं और लिमिटेड तरीके से निकालते हैं, तो वो तो सेविंग अकाउंट हुआ। एक अकाउंट हुआ करंट अकाउंट। वो करंट अकाउंट का ये मतलब हुआ उस करंट अकाउंट की जितनी लिमिट आपने सेट करी होगी ना बैंक से, जितनी बातचीत आपकी हुई होगी कि हम 10-5 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए इसमें ट्रांजेक्शन करते रहेंगे और कोई लिमिट सेट होगी आपकी, है ना। मतलब हम लिमिट से मतलब मेरा क्या मतलब है, अगर आपने बैंक से 50,000 की लिमिट ली हुई है तो इसका यह मतलब हुआ कि जितना भी आपके खाते में पैसा होगा उससे आप 50,000 रुपए एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, वो आपकी लिमिट हुई, उसको हम लिमिट बोलते हैं। तो यही इस कंपनी की मान लिया 50,000 की लिमिट थी, तो इस कंपनी ने क्या करा, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा निकाले। अब अगर 50,000 रुपए एक्स्ट्रा निकाले हैं तो इस 50,000 एक्स्ट्रा निकालने वाले को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। दिस इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना। जो आप अपने जितनी आपकी सेविंग है उससे ज्यादा पैसा अगर आप बैंक से निकालें तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है कंपनी के केस में। हमारे और आपके केस में ये पॉसिबल नहीं है, हमको ये नहीं मिलती। हाँ, अगर कोई शॉपकीपर अच्छी खासी जगह पर शॉप उसकी है और बहुत अच्छा वो काम कर रहा है ना, तो काफी उसकी इनकम रहती है, तो वो उनको भी ये फैसिलिटी दिया करते हैं, मतलब अल्टीमेटली वो बिजनेसमैन हुए, तो ये बिजनेसमैन को ही फैसिलिटी दी जाती है। उस टर्म को बोला बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट का ये मतलब नहीं कि बैंक ओवरड्राफ्ट करते जाओ आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, करते जाओ, ऐसा नहीं होता। फिर वही कंडीशन है कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट आपने जितना 50,000 रुपए निकाला है इस पर इंटरेस्ट तो आप देंगे, लेकिन जो 50,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा निकाला है वो आपको एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर खत्म करना पड़ेगा, देना पड़ेगा सामने वाले को। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो करंट लायबिलिटी। आई होप इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि करंट लायबिलिटी का क्या मतलब है और किस तरीके से हम करंट लायबिलिटी को पहचान सकते हैं। सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि अगर ऐसी लायबिलिटीज हैं जो आपने 1 साल के भीतर चुकानी है, 1 साल के भीतर का मतलब मेरा फाइनेंशियल ईयर से मतलब हुआ, अगर उसके अंदर आपने पेमेंट करनी है तो दिस विल बी योर करंट लायबिलिटीज, करेक्ट। नाउ बात करें इसकी वाइस वर्सा डेफिनेशन इसकी हुई। अगर हम बात करें फिक्स्ड एसेट्स की, तो दोज लायबिलिटीज विच आर पेएबल, ठीक है, विच आर पेएबल आफ्टर 1 ईयर, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा इसमें, दोज लायबिलिटीज, इसकी डेफिनेशन है ये इस वाले की, दोज लायबिलिटीज विच आर पेएबल आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 ईयर का मतलब 1 साल बाद, या आफ्टर 1 फाइनेंशियल ईयर, जो 1 साल के बाद आपको चुकाना हो वो आपकी कहलाएंगी फिक्स्ड लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। मैं कुछ एग्जांपल आपको दे दे रहा हूं। सबसे बढ़िया एग्जांपल आप लोगों ने सबने देखा होगा और आसपास सुना तो होगा जरूर, है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। और तो आपका बैंक लोन, बहुत बढ़िया एग्जांपल इसका है बैंक लोन। तो बैंक से आपने लोन लिया, अब मुझे नहीं लगता कि बैंक का कोई ऐसा लोन रहता होगा जो 1 साल के भीतर चुकाना पड़ता है। हाँ, बैंक ने ऐसी कोई स्कीम निकाली है वो एक अलग मुद्दा हुआ, बट जितने भी लोन मैक्सिमम रहते हैं वो सारे 1 साल के बाद चुकाने होते हैं, लगभग 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ये इनकी एक मैक्सिमम टाइम रहता है इनको पे करने का। तो जो बैंक लोन हुआ वो बैंक लोन आपने चुकाना तो है, अगर बैंक से लोन ले रखा है तो सामने वाले को चुकाना तो है। अगर आप चुकाना है तो ये आपकी लायबिलिटीज हुई। हम फंस रहे हैं कि ये करंट है कि फिक्स्ड है, तो हम कह रहे हैं भाई ये फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि बैंक लोन 1 साल बाद चुकाना होता है। तो ये आपकी जो ये बैंक लोन है ये आपकी फिक्स्ड लायबिलिटी हुई और नॉन करंट लायबिलिटीज हुई। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत स्मॉल से बेसिक से टर्म्स हैं। अब फिक्टिशियस लायबिलिटीज, देखो जो हमने एसेट्स की बात करी थी तो वहां पर भी करंट, फिक्स्ड और फिक्टिशियस एसेट्स आई थी,
लेकिन मैंने कहा था कि आपको ये जो टर्म है फिक्टिशियस बाद में समझाऊंगा। सेम यहाँ भी मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा उलझा हुआ टॉपिक है, तो मैं आपको ये इसकी स्पेशल वीडियो डाल दूंगा, और वो तब डालूंगा जब मैं तकरीबन बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो बैलेंस शीट कंप्लीट होने के बाद आपको ये टर्म बहुत इजीली समझ में आएगा। जैसा मैंने बोला था कि 12th वाले बच्चों को अगर मैं किसी को समझाऊं कि भाई फिक्टिशियस क्या है तो वो समझ जाएगा आराम से, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि आपने अभी तक बैलेंस शीट नहीं देखी है। अगर आपने स्कूल में कोर्स पूरा कर भी लिया होगा या फिर मतलब अगर आप वहां तक पहुंचे भी हैं तो बैलेंस शीट आपने नहीं बनाई होगी, आई एम श्योर, है ना। तो ये फिक्टिशियस लायबिलिटी थोड़ी कॉम्प्लिकेट है, मैं हल्का सा टच दे देता हूं उस पर। जो करंट लायबिलिटी नहीं होगी, जो फिक्स भी नहीं होगी, जो ना तो फिक्स है ना करंट है, वो आपकी फिक्टिशियस है। ऐसी लायबिलिटी और एसेट्स रहती हैं दुनिया में जो ना तो करंट होती है ना वो फिक्स होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं फिक्टिशियस लायबिलिटीज। ठीक है बात, इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। देखिए नाउ सेकंड टर्म की हम बात करें तो हमें क्या एक वर्ड काम कर का है हमारे लिए, एक वर्ड आपके पास आएगा कैपिटल। तो ये कैपिटल वाला जो वर्ड है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि हमारे पास काम जब हम करने बैठेंगे ना, ये चैप्टर जो आपको मैंने बताया है ना अकाउंटिंग इक्वेशन, तो वहां पर ये कैपिटल हमको काम करेगा। तो कैपिटल का मतलब क्या हुआ, सपोज करिए टाटा लिमिटेड है ना, अब सबने नाम सुना होगा, टाटा लिमिटेड काफी फेमस कंपनी है। तो टाटा लिमिटेड की अगर हम बात करें तो कंपनी है टाटा लिमिटेड। तो टाटा लिमिटेड क्या करती होगी, इसका जो भी ओनर होगा, ओनर यू नो वेरी वेल कि रतन टाटा इसके ओनर है। अगर वो ओनर जो होंगे, वो ओनर क्या करता है, देखिए ये टाटा लिमिटेड का एक फर्म का ढांचा हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। यहां पर हमने मान लिया कि भाई ये एक बंदा है जिसकी ये फर्म है, ठीक बात। अब ये टाटा लिमिटेड बिल्कुल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो बंदा है जो भी वो है उसका मालिक रतन टाटा, तो वो बिल्कुल डिफरेंट बंदे हैं, मतलब वो अलग है, ये अलग है। ऐसा बिजनेस का लॉ कहता है कि भाई आपकी कंपनी एंड द ओनर ऑफ द कंपनी दे बोथ आर द डिफरेंट एंटाइटी। दे बोथ आर द डिफरेंट एंटाइटी का मतलब हुआ कि वो दोनों अलग अलग बॉडीज हैं, और बतौर ऐसा नहीं कि कंपनी है तो कंपनी हम उसी को समझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कंपनी बिल्कुल अलग है, कंपनी का वजूद बिल्कुल अलग होता है, कंपनी सेपरेट एंटाइटी है, कंपनी बिल्कुल सेपरेट है। सेपरेट से इसका ये मतलब हुआ कि मालिक से मेरा कोई मतलब नहीं है, मालिक से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों अलग अलग बॉडीज हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। अब ये जो रतन टाटा जी हैं, ये क्या करेंगे, इस कंपनी में स्टार्टिंग के फेज में बता रहा हूं आपको मैं, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए इन्होंने दिया मान लिया 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, वटएवर। तो इन्होंने 1 लाख रुपए इस कंपनी को दिया, है ना। तो 1 लाख रुपए कंपनी को दिया, और हो सकता है कि 50,000 रुपए के कंप्यूटर्स दिए, 50,000 के क्या दिए इनको बेटा, कंप्यूटर्स दिए, है ना। ऐसा ही हो सकता है कि कुछ गुड्स आपको दी हों जो आपकी 10,000 की गुड्स थी। तो ये कुछ 3 चीजें इन्होंने फर्म को स्टार्ट करते वक्त या कभी भी, नॉट इन द स्टार्टिंग, कभी भी अगर रतन टाटा इस कंपनी को कुछ देंगे तो वो आपकी कैपिटल कहलाएगी। अल्टीमेट मतलब क्या हुआ, द अमाउंट हैज बीन इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर का मतलब हुआ मालिक, प्रोपराइटर इन द कंपनी, यानी कंपनी का जो प्रोपराइटर होता है, कंपनी का जो मालिक होता है, कंपनी का जो ओनर होता है, अगर वो कंपनी को पैसे दे वो कैपिटल है, अगर वो कंपनी को गुड्स दे मतलब सामान दे कोई, वो कैपिटल है, अगर वो कोई माना कंप्यूटर दे दिया, मशीन दे दिया, कुछ बिल्डिंग दे दी, तो सब कैपिटल है। मतलब हम उन सारी चीजों को एज अ कैपिटल ट्रीट करेंगे। कैपिटल वर्ड का वो ये मतलब हुआ कि कोई भी चीज, मतलब वो कैश हो, वो सामान हो, या वो कोई और आइटम हो जो मालिक ने कंपनी के अंदर दिया हुआ है, वो सारी चीजें कैपिटल कहलाएंगी। ठीक है बात, सारी बात इजी है, मैं बता रहा हूं, डेफिनेशन आप लिखिएगा, ठीक है। आप इसमें लिखिएगा अमाउंट और एनी एसेट्स हैज बीन इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस, वो आपकी कैपिटल कहलाएगी। चलिए एक नेक्स्ट टर्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, इसे हम डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है बात। चलिए तो हमारा एक नेक्स्ट आएगा ड्राइंग। अभी ड्राइंग का ये मतलब नहीं कि ड्राइंग जो हम ड्राइंग करते थे बचपन में उससे मतलब नहीं है, ये ड्राइंग बिल्कुल डिफरेंट टर्म है हमारे पास। तो ड्राइंग का क्या मतलब हुआ, मैंने कहा कि कंपनी थी, ओनर था कंपनी का, यानी प्रोपराइटर था कंपनी का, तो कंपनी में इसने पैसा डाला, जब उसे हमने बोल दिया कैपिटल। ठीक, इतनी बात आई होप समझ में आ रही होगी। जब इसने पैसा डाला तो कैपिटल है, लेकिन जब ये फर्म से पैसा निकालेगा, भाई उसको जरूरत पड़ेगी ना, उसकी भी तो अपनी जरूरत है, उसकी भी तो अपनी आवश्यकताएं हैं। तो जब पैसा निकालेगा, उस पैसे के निकालने को हम ड्राइंग कह देंगे। यानी मालिक जब खुद के यूज के लिए, जो ओनर कंपनी का है, खुद के यूज के लिए पैसा कंपनी से निकाले, या कोई गुड्स कंपनी से निकाले, या कोई आइटम कंपनी से निकाले, वो सारी की सारी चीजें ड्राइंग कहलाती हैं। अगर पैसा डालेगा तो कैपिटल, निकालेगा तो ड्राइंग। होप क्लियर होगा। तो यहां पे डेफिनेशन आप लोग लिखिएगा, अमाउंट हैज बीन
withdrawn by the proprietor for his or her personal use, they will be called drawing. उन्हें हम drawing कहेंगे। ठीक है बात। The amount has been withdrawn by the proprietor for his or her personal use, यानी अगर ओनर कंपनी से खुद के यूज के लिए पैसा निकालेगा तो वो आपकी ड्राइंग कहलाएगी। ठीक है बात। एक और टर्म मैंने एक टर्म बताया था क्रेडिटर, ये बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है फिलहाल। अब इतने पे कमांड बनाइए तो जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है अगर आप उसे करने बैठेंगे तो बड़ा मजा आने वाला है, वो आपको सारा समझ में आएगा। ठीक है, दिस इज द गारंटी फ्रॉम माय साइड। आप बस फोकस रखिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते जाइए। और मैंने बताया कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, तो उसे ज्वाइन करिए। विद इन 1 वीक जैसे ही थोड़ा वहां पे पब्लिक बढ़ती है तो मैं फिर नोट सप्लाई करता हूँ। तो क्रेडिटर का मतलब मैंने बताया, देखो अगर कंपनी किसी सामने वाली फर्म को सामने वाली कंपनी से सामान उधार ले तो वो क्रेडिटर हैं। मतलब अगर मान लिया ये कंपनी है, ये कंपनी क्या करती है भाई, ये कंपनी कई लोगों को सेल करती होगी, बिल्कुल सही बात है, कई लोगों से कंपनी परचेज भी करती होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि खाली सेल ही सेल करेगी। भाई एक दुकानदार ले लो आप, अगर आप चाय वाले को भी ले लोगे ना, दुकान खोल रखी है चाय की किसी ने, तो वो भी क्या करेगा भाई, कुछ ना कुछ खरीदता होगा ना, सुबह चाय बनाता होगा फिर बेचता होगा, तो दोनों काम वो भी करता है, सेल्स भी करता है, परचेज भी करता है। बट ये जो दुकानदार है, मान लिया एक्स लिमिटेड है, ये जो कंपनी है वो एक्स लिमिटेड है, तो एक्स लिमिटेड सेल भी करती है परचेज भी करती है, लेकिन वो बहुत सारा सामान सेल्स तो करती होगी, लेकिन उनमें से कुछ सामान या तो कैश रहा होगा, मतलब कुछ सामान बेचती होगी कैश में और कुछ बेचती होगी क्रेडिट में यानी उधार में। ठीक है बात। लाइकवाइज यही कंपनी क्या करती होगी, बहुत सारा सामान कैश में खरीदती होगी और बहुत सारा सामान कैश या क्रेडिट में बेचती होगी। ठीक है बात। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर सेल्स करेगी तो कैश में भी सेल्स करेगी यानी बेचेगी, और अगर बेचेगी तो उधार में यानी क्रेडिट में भी बेचेगी। लाइकवाइज अगर परचेस करेगी, खरीदेगी, तो कैश में भी खरीदेगी और क्रेडिट यानी उधार में भी खरीदेगी। देखिए अब क्या समझने वाली बात है, अगर कंपनी किसी से उधार सामान ले तो जिनसे कंपनी उधार सामान ले रही है वो सारे लोग कंपनी के क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, अगर कोई कंपनी सामने वाले से सामान उधार में ले रही है तो वो क्रेडिटर्स हैं, और अगर सामने वाले को उधार सामान में बेच रही है तो वो क्या है भाई, एक वर्ड फिर आएगा आपके पास, दैट इज डेटर, है ना। इसकी स्पेलिंग DEBTOR होती है, बड़े इसमें बी साइलेंट है आपका, इसे हम डेटर पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला इफ कंपनी परचेज इट्स गुड फ्रॉम समबडी इन क्रेडिट, अगर किसी से कंपनी उधार में सामान खरीद रही है तो जिन लोगों से कंपनी ने उधार में सामान लिया हुआ है वो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, जिन्हें कंपनी दोज पर्सन और दोज कंपनीज टू होम दिस एक्स लिमिटेड सेलिंग इट्स प्रोडक्ट इन द क्रेडिट, जिन्हें ये एक्स लिमिटेड अपना सामान उधार में बेच रही है, वो सारे के सारे लोग कंपनी के डेटर्स हैं। अब देखिए, अब अगर क्रेडिटर है तो क्रेडिटर का मतलब हुआ जिनसे सामान उधार में लिया हुआ है, और अगर उधार में सामान ले रखा है तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा। अगर देना पड़ेगा तो योर इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस, और इन्हें हम कहेंगे लायबिलिटीज। ये हमारी लायबिलिटीज है बेटा, और लायबिलिटी भी कौन सी वाली, करंट वाली। बात करें डेटर, तो जिनको सामान उधार में बेचा है तो वो डेटर्स हैं, और डेटर का मतलब हुआ कि सामने से बंदा कभी ना कभी मुझे पैसा देगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देना तो पड़ेगा इसको, और ये देना पड़ेगा 1 साल के भीतर भीतर। अगर देना है सामने वाले ने मेरा तो ये एसेट्स हुआ मेरे लिए, और एसेट्स भी कौन सी एसेट भाई, ये करंट एसेट्स है, यानी सामने वाले ने मेरे पैसे देने हैं 1 साल के भीतर, तो ये मेरे लिए करंट एसेट्स है। ठीक है बात। आई होप आज का जो टॉपिक था वो क्लियर हुआ होगा। तो दैट्स इट फॉर द टुडे। टुमारो वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो आप कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ। तो ये सेकंड सीरीज 11th की है, और ऐसे ही कल से कंटिन्यू सीरीज आपके पास आएंगी। तो चलिए बात करते हैं फिर से आपसे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड सपोर्ट आप बनाइएगा। थैंक्स। चलो हैव अ गुड डे, बाय बाय।